नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा सुप्रीमो मायावती के इन दिनों लिए गए फैसलों ने राजनीतिक पारी को इतना बढ़ा दिया है कि अब उनके फैसले को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं और सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। ऐसे में तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि वजह क्या है कि मायावती इतना ज्यादा जो है उनका तेवर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। उनके जो फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों को अगर देखें तो अपने ही खासम खास यानी कि अपने ही भतीजे के खिलाफ मायावती इतना ज्यादा क्यों नाराज हो गई हैं कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसके पीछे वजह क्या है जिससे मायावती का जो तेवर है वो इतना ज्यादा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अचानक से वापस से उनका भाई प्रेम क्यों जाग उठा है, हालांकि भाई के खिलाफ भी इस तरह का वो फैसला पहले भी ले चुकी हैं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM पे। जी, धन्यवाद। सर, मायावती के फैसलों को आप भी देख रहे होंगे। पिछले 2-3 दिनों से अगर उत्तर प्रदेश में किसी बात का जिक्र किया जा रहा है तो मायावती के तेवर को लेकर तमाम तरह की जो सुगबुगाहट है वो देखने को मिल रही है और राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से भी मायावती को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। कोई उनके जो आकाश आनंद उनके भतीजे हैं, जब उनको पार्टी के पदों से मुक्त किया गया उसके बाद अगले दिन पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसे में जो राजनीतिक दल के अलग अलग दलों से जुड़े नेता हैं, कुछ कुछ उनके फैसले को लेकर उनकी सराहना कर रहे हैं, कुछ और इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि उनके इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं। देखिए शोभित, अगर आप बसपा सुप्रीमो मायावती जी के इस फैसले को देखें कि उन्होंने आकाश आनंद को बाहर कर दिया है, बिल्कुल उनको हटा दिया है, तो हम सवाल ये पूछते हैं कि 24 में बनाया क्यों था? उनको अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर क्यों किया था? उनको स्टार प्रचारक क्यों बनाया था? ये भी सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि उनके ससुर की वजह से उनको निकाला गया है, तो उनके ससुर को तो आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो आज एक ऐसी क्या बात हो गई है? देखिए, आपको ये समझना होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति को कि मायावती की क्या महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में है। भाई, आप ये जानिए कि 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और उनका एक वोट बैंक आज भी उनके साथ है, चाहे वो कितनी भी बुरी स्थिति में हो। 8 साढ़े 8% वोट आज भी तटस्थ है उनके साथ। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, कहीं ना कहीं जो श्याम धाम की रणनीति करती है, हम उसके पीछे ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं मायावती के ऊपर इस तरह का दबाव है कि इसको हटाया जाए और इस पे एक्शन लिया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कुछ रैलियों में आकाश आनंद गए थे और उन्होंने बहुत एग्रेशन के साथ रैलियों में भाषण दिए थे और उसमें लगा था कि एक नया नेता बसपा को मिल गया है और मायावती का उत्तराधिकारी यही होगा, तो एक लोगों में सुगबुगाहट शुरू हो गई थी इनके वर्ग में। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उससे घबरा गई और भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर कर दिया इनको कि ये एक्शन ले और उसको वापस ले। ये इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में दिल्ली में भी है और लखनऊ में भी। दूसरी बात, आपको ये देखना होगा कि मायावती जी इतनी डरी हुई हैं कि वो अपनी पार्टी को जीरो करने पे तुली हुई है। एक ऐसा दल जिसके जो है पूर्ण बहुमत की सरकारें बनती रही हों, 4 बार वो उसकी जो सुप्रीमो है वो मुख्यमंत्री बनती रही हों, और आज वो एक विधायक पर सिमट गई है। और वो विधायक का भी पार्टी से कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है कि पार्टी की वजह से वो जीत गए। वो विधायक अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत है और वो अपनी वजह से चुनाव जीते हैं, ये लोगों का मानना है। तो उस हिसाब से तो मायावती जी और उनकी पार्टी जो है वो जीरो पे आउट है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आपने डर में अपनी पार्टी को समाप्त कर लिया और अपनी पार्टी की कुर्बानी दे दी। अगर इसके उलट आप उदाहरण देखेंगे, अपनी पार्टी को बचाने के लिए लालू यादव ने अपने आप को तबाह कर लिया, वो जेल चले गए, सब कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को बचा लिया और अपना उत्तराधिकारी, अपने पुत्र को सफल उत्तराधिकारी बना दिया।
जी, अगर आप बिहार के चुनाव को देखेंगे, पिछले विधानसभा को चुनाव को देखेंगे, तो नंबर 1 की पार्टी आज भी लालू यादव की पार्टी है। जी, नीतीश कुमार से भी ज्यादा विधायक लालू यादव के आए थे। तो जी, इससे कहा जा सकता है कि आज बिहार की राजनीति में तेजस्वी एक सफल नेता है और वो आगे बढ़ने वाले युवा है। तो उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में कहीं आकाश आनंद आगे ना आ जाए, एक वर्ग के बड़े नेता ना बन जाए, उनको हटाने के लिए ये एक षड्यंत्र है। अब इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या है, वो तो सब छिपी हुई है, चैनल पे तो बोल नहीं सकते। इसमें यहाँ पे ये है कि मायावती जब जब मुख्यमंत्री बनी है या उनकी पार्टी को सफलता मिली है, तो पिछड़े और दलितों के साथ मुस्लिम का भी उनको सहयोग मिला है। और आज क्या हो रहा है कि जो आज उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, उनका बेस भी मुस्लिमों पे और कहीं ना कहीं पिछड़ों पे टिका हुआ है। तीसरी जो पार्टी है, जो अपनी जो फसल सूख गई थी, उनकी धरती बंजर हो गई थी उत्तर प्रदेश में, जिसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, वो भी अपना जमीन तलाश रही है उत्तर प्रदेश में, दोबारा खड़ा होना चाहती है। जी, तो इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा को भी लग रहा है और बाकी लोगों को भी लग रहा है कि पिछड़ा और दलित कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस की तरफ अग्रसर हो जाए। और हुआ है 24 के इलेक्शन में, लोकसभा में आपने देखा है, तभी इतनी जी, बड़ी सफलता गठबंधन को मिली है और उसी के नाते समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली है। कांग्रेस की भी सीटें बढ़ी है और कांग्रेस अगर बहुत सीरियस लोकसभा के चुनाव में होती तो उनके नंबर और बढ़ सकते थे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल और इसी वजह से सर जो राहुल गांधी ने अभी पिछले दिनों बयान दिया रायबरेली पहुंच के कि मायावती जी को मैंने बोला था हमारे दल ने बोला था कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए लेकिन उनका कोई भी रिएक्शन नहीं आया। एक सवाल ये भी है कि कुछ जो जानकार है राजनीतिक जानकार है वो कह रहे हैं कि आकाश आनंद जो है लगातार पार्टी के खिलाफ गुटबाजी कर रहे थे जिसकी जानकारी जो है मायावती जी को पता चल गई और इसके बाद उन्होंने बड़ा एक्शन ले लिया। कुछ बयानों का भी हवाला दे रहे हैं। कई हम मीडिया रिपोर्ट्स को मैं देख रहा था सुबह से, तो उनके बयान को भी कोई कोट कर रहा है। उन्होंने कब कहा कि अभी पार्टी का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि उनको अभी हम छेड़ नहीं सकते हैं, उनको हम हिला नहीं सकते हैं। खैर वे लोग हमसे बड़े हैं और कई जगह गलत है पर हम उनको नहीं छेड़ेंगे। ये बयान इस तरह के बयान भी जो है वो चर्चा बटोरते हुए नजर आ रहे हैं कल देर रात से जब ये जो कार्रवाई देखने को मिली। क्या आप मानते हैं कि इन बयानों के चलते जो है मायावती आहत हो गई या आकाश आनंद अपने ससुर के साथ में मिलकर कोई राजनीतिक षड्यंत्र मायावती के खिलाफ ही कर रहे थे जिसकी जानकारी मायावती जी को मिल गई और उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया, उन्हें चलता कर दिया। वजह ये भी तलाशी जा रही है सर। क्या इनमें आपको कुछ भिन्नता लगती है कि वजह ये भी हो सकती है क्या? देखिए सोवित, मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता और मैं नहीं मानता इस बात को कि ये जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जी, और ये देखिए, अभी भी अगर आप देखेंगे, कल को अगर परिस्थितियां बदलती हैं, आपको यहाँ पे ये बात भी देखनी चाहिए कि मायावती ने आकाश आनंद को हटा के उसके पिताजी को आनंद को बना दिया है। बिल्कुल। आनंद तो पहले भी बने थे, उनको हटा के फिर आकाश आनंद को लाए थे, या किसी और को भी बना सकते हैं। तो हुँ, कल को आकाश आनंद वापस नहीं आएंगे, मायावती के उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे, इस बात की तो कोई गारंटी है नहीं। या बिल्कुल। मायावती ने कोई लिख के तो दे दिया नहीं है कि मैं आज के बाद इससे मिलूंगी नहीं, कुछ भी। राजनीति में तो कुछ भी संभव है। जी, ये जरूर है चीजें कि इस तरह के बयान उन्होंने तब दिए हैं जब उनको हटा दिया गया, जब उनको लोकसभा चुनाव में तमाम रैलियों से दूर रहने को कहा गया, उनसे सारी जिम्मेदारियां वापस ले ली, तो कहीं किसी कार्यक्रम में इस तरह का बयान उन्होंने दिया। और ये बयान कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सच्चाई है ये तो। इसमें क्या जी, झूठ बोला उसने? जी, उसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्लीपर सेल सब दलों में है। जी, कांग्रेस में लगातार चर्चा होती है, आप जानते हैं। तो अगर जी। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी में है और बसपा हुँ, में नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? समाजवादी बिल्कुल। पार्टी में भी है, भाई शशि थरूर तो समाजवादी लेकिन अब पार्टी में कांग्रेस भी के है, साथ राष्ट्रीय एक जो है लोकदल में, फोटो वायरल हुई। राष्ट्रीय लोकदल में भी है। जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्लीपर सेल के लोग हैं, वो बसपा में भी है, इसीलिए तो बसपा ये इतने अपने दुर्दिन देख रही है। और कोई ना कोई मजबूरी होगी मायावती जी की। इसी मजबूरी में तो तबाह हुए हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक, और इसी जी, इसी मजबूरी में तबाह हो रहे हैं बिहार के नीतीश कुमार, इसी में तबाह हुए हैं शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। जी, तो कहीं ना कहीं ये ऐसी ताकतें हैं जो बसपा में भी कब्जा किए हुए हैं और बसपा मजबूर है।
तो इसलिए मैं नहीं मानता कि ये जो कहना है कि भाई वो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे इसलिए उनको हटा दिया गया, मैं इसमें कोई सच्चाई नहीं मानता हूं। कारण कुछ और है, कारण पर्दे के पीछे हैं, और दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको सब दिख जाएगा, सब समझ में आ जाएगा कि उसका क्या कारण है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे उत्तर प्रदेश में उसके हाथ में आई सत्ता को गंवाना नहीं चाहती। उस सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम शाम दाम दंड भेद करेगी। आपस में भले ही उनमें एक तलखी रहे दिल्ली और लखनऊ के बीच में, लेकिन व्यक्ति को हटाने, व्यक्ति को बदलने का खेल भाजपा में हो सकता है, लेकिन भाजपा हो या संघ हो, वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से हट जाए। किसी व्यक्ति विशेष को हटाने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को लाने के लिए पार्टी में एक कवायद चल सकती है, मतभेद हो सकते हैं, जैसे दिल्ली और लखनऊ के बीच में आपको मतभेद दिखाई देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संघ और भाजपा पीछे लग गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जल्द से जल्द हटाया जाए उत्तर प्रदेश से। ऐसा कौन सोचेगा, क्यों सोचेगा? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी रणनीति है साम दाम दंड भेद की, या वो चुनावी मोड में रहती है और वो कभी भी ढीला नहीं छोड़ती है अपने क्षेत्र को, वो लगी रहती है। तो उसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी की तैयारी देखता हूं कि वो 2027 को देखते हुए ये तमाम तैयारियां कर रही हैं, और अभी और चीज होंगी आगे। जी 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 सर, ये तो राजनीतिक कारण है, क्या पारिवारिक कारण भी आपको लगता है? क्योंकि मीडिया में तमाम तरह की खबरें हैं, पारिवारिक चीजों को, पारिवारिक अनबन को भी इसमें दर्शाया जा रहा है। आकाश आनंद को लेकर ससुर साहब के प्रति झुकाव ज्यादा बताया जा रहा है, और जिस तरीके से जो उनके पिता है उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो बता दिया गया है कि आकाश और उनके पिता के बीच बहुत ज्यादा अनबन है। मायावती वो चीज को पसंद नहीं कर रही है। क्या आपको पारिवारिक कारण भी कुछ लगता है इस प्रकरण में? एक तो बीजेपी का तो ठीक है, बीजेपी की मंशा है, बीजेपी अपने हिसाब से मोल्ड कर रही है, लेकिन थोड़ा सा अगर इतर जाते हैं तो आपको ये कारण भी कोई लगता है कि सिर्फ ये सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के कारणों पर चर्चा होती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये मीडिया की बनाई हुई कहानी है, जी और ये मीडिया को दिखाया जा रहा है, और ये सिर्फ नूरा कुश्ती है। जी मायावती से किसी ने कान में जाके पूछा हो या उनके कान में बताया हो, ऐसा तो जी, कोई व्यक्ति हमें दिखता नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब मायावती जी के रिश्ते, आकाश आनंद के रिश्ते, आनंद के और मायावती जी के रिश्ते कैसे हैं, क्या कड़वड़ाहट आ गई है, क्या इसके कोई तथ्य हैं किसी के पास? मैं जी जो महत्वपूर्ण कारण आपको बता रहा हूं कि मायावती कोई नई बात थोड़ी है जो अपनी पार्टी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। वो जी पिछले चंद महीनों से या 2024 के लोकसभा चुनाव से थोड़ी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। वो तो पिछले 10 साल क्या 15 साल से बैठी है। पहले कांग्रेस उनको ब्लैकमेल कर रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको ब्लैकमेल कर रही, तो इसमें क्या नई बात है? अब अगर मायावती जी के बगैर कोई दूसरा नेता हो और वो जेल जाने को तैयार हो जाए, तमाम चीजें झेलने को तैयार हो जाए, तो पार्टी बच सकती है। लेकिन जी वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि किसी सत्ताधारी दल का वो उस तरह से विरोध कर सके। वो क्यों डर रही है, उसके क्या कारण है, वो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन जैसे कई नेता जेल जाने से नहीं डरते हैं, तो कुछ नहीं उनका बिगाड़ा जा सकता। लालू का आपने जेल भेजा है, तमाम मुकदमे चले, सब कुछ चले, लेकिन उसने अपनी पार्टी को बचाया ना। और अगर उनको पार्टी नहीं बचानी होती, खुद को बचाना होता, तो वो भी जेल नहीं जाते। ऐसे बिल्कुल। बहुत सारे नेता हैं जो जेल चले जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो जेल नहीं जाते। उसमें तमाम उदाहरण आपके सामने भरे पड़े। जी तो इसलिए मुझे एक ही कारण नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा दबाव मायावती के ऊपर बनाया हुआ है जिससे वो इस प्रकार के फैसले ले रही। जी जी, एक तो पहलू सर ये हुआ जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक पहलू मुझे और समझ में आ रहा है, ठीक है, बीजेपी चाह रही कि मायावती कमजोर हो रही है या चाह रही है कि हो जाए, लेकिन मायावती के कमजोर होने के साथ ही एक और भी दल है जो लगातार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो आगे चलकर मायावती की पार्टी को टेक ओवर भी कर सकते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं उनके जो वोट बैंक है उसमें बड़ी सेंधमारी करने में कामयाब हो जाएंगे। वो नाम है चंद्रशेखर आजाद का, क्योंकि लगातार मायावती इधर कमजोर हो रही है, चंद्रशेखर को फायदा मिलेगा। अच्छा, एक चीज और भी है, चंद्रशेखर के कल एक मैं बयान को देख रहा था, जब उनसे आकाश आनंद के लेकर बयान किया गया एक टीवी चैनल के दौरान, तब उन्होंने कहा कि उन्होंने फेवर किया आकाश आनंद का। तो मतलब बहुत सधी हुई राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या किस तरीके से देखते हैं चंद्रशेखर की राजनीति को, किस तरीके से देखते हैं उनके दल को, और क्या आपको लगता है कि आगे चलकर जितना मायावती कमजोर होंगी या जितना हाशिए पर जाएंगी, चंद्रशेखर एक मजबूत विकल्प के तौर पर बढ़ते हुए नजर आएंगे?
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जब से सांसद बने हैं, तब से लोगों ने उनको सीरियस लेना शुरू किया है। मायावती भी पहली बार में सांसद नहीं बन पाई थी, 2 चुनाव हारी थी वो, और तीसरी बार जाके उनको सफलता मिली थी। तो चंद्रशेखर का पहली बार में सांसद बनना एक बड़े बहुमत से जीत हासिल करना जताता है कि उनकी लोकप्रियता लगातार प्रदेश में नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी बढ़ रही है। और मेरी जो जानकारी है, चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं, और ये उनके लिए स्वर्णिम मौका है। जितना मायावती जी कमजोर होंगी, जितना मायावती के यहाँ मतभेद बढ़ेंगे, इतना चंद्रशेखर आजाद को फायदा होगा। क्योंकि आपको ये देखना होगा कि जब नगीना से चुनाव लड़ रहे थे चंद्रशेखर आजाद, तो वहां उनका विरोध करने के लिए मायावती भी गई थी, आकाश आनंद के जो इनकी रैली भी हुई थी, राहुल गांधी भी गए थे, अखिलेश की रैली भी वहां हुई थी, जयंत चौधरी की रैली भी हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना सामदाम दंडभेद लगाया ही था। ये जी तमाम विरोधी ताकतों के बावजूद भी चंद्रशेखर का 1.5 लाख के मार्जिन से जीतना जताता है कि उसकी लोकप्रियता लगातार अपने वर्ग में बढ़ रही है। और उसको खाली उसी के वर्ग के लोगों ने वोट नहीं दिया, उसने मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ के वोट दिया, और दूसरे जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे, उन्होंने भी उसको वोट दिया। और इसमें दूसरी बात यह है कि अगर आप उनका नजरिया सांसद बनने से पहले या सांसद बनने के बाद देखेंगे, वो कहीं भी कोई घटना दलितों की होती है, तत्काल पहुंच जाते हैं। और जो जनता होती है, जो लोग पिछड़े और दबे कुचले लोग हैं या दूर दराज के लोग हैं, अगर उनकी सपोर्ट में बुरे वक्त में कोई व्यक्ति आ जाता है, तो वो उनसे सदा सदा के लिए जुड़ जाते हैं। अब पिछले दिनों की अगर आप घटना देखेंगे कि एक घटना हुई मथुरा में, और वहां जी पे जो है दबंगों ने उनको परेशान किया, और ये पहुंच गए, इनके ऊपर भी पथराव हुआ। तो जी इनके ऊपर जो पथराव हुआ और ये वहां गए, वहां हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई, तो उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा चंद्रशेखर आजाद को हुआ। जी और ये बिल्कुल आप देखेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छे मार्जिन से इनके कई विधायक जीतेंगे। अब कितने जीतेंगे, क्या जीतेंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन आने वाले टाइम में मुझे दिखता है कि चंद्रशेखर आजाद का उत्तर प्रदेश में रहेगा। क्योंकि मायावती के जो हमें लक्षण दिख रहे हैं, मायावती जी कहीं भी पार्टी को बढ़ाते हुए नजर नहीं आ रही है। इन परिस्थितियों में जो परिस्थितियां आज बसपा के साथ बनी हुई है, उसमें लगता है पार्टी कमजोर ही होगी, और इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी या किसी दूसरे दल को कम, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को ज्यादा मिलेगा। और उसमें कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी पिछड़े दलितों का और मुस्लिमों का वोट मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि कांग्रेस भी अपनी संभावना तलाश रही है, तो अगर कहीं ये हो जाता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो फिर उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को और चंद्रशेखर आजाद को मिलेगा। लेकिन अगर दोनों मिलकर लड़ते हैं, तो फिर उसका फायदा भाजपा को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद को भी जहां जहां उसके मजबूत कैंडिडेट होंगे, जहां जहां उसके फॉलोअर होंगे, वहां पे मिलेगा, सब जगह नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आज भी लोगों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस बनी हुई है। जी। जी बिल्कुल। तो सर जब इतना सब कुछ बड़ा परिवर्तन साफ जो है नज़र आ रहा है, तो मायावती जी क्यों इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हैं? क्या वाक़ई वो चाहती हैं कि जब मतलब वो उनका कार्यकाल या उनका थोड़ा-सा प्रभाव बहुत ज़्यादा कम होगा, तब तक पार्टी जो है वो खत्म होने के कगार पर आ जाएगी? क्या वो इस चीज़ को स्वीकार करके आगे बढ़ रही हैं? दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि एक तरफ तो लगातार ये कहने में कतई गुरेज़ नहीं है कि बसपा का जो है पतन होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके के फैसले ले रही हैं, जिस तरीके की जो कार्यकर्ताओं के मन में एक निराशा का माहौल व्याप्त होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि वो लगातार चुनाव से भी किनारा करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में 70 सीटों पर चुनाव लड़ती हैं, नतीजा शून्य रहता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो है उपचुनाव में भी किस्मत आजमाती हैं, फिर कह देती हैं कि अब हम बसपा उपचुनाव में कभी प्रत्याशी नहीं उतारेगी। और इसके बाद बिहार में भी नजर है, 263 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात करती हुई नजर आ रही है। तो आप इन उनकी इस कार्यशैली को किस तरीके से देखती हैं कि वाकई जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वोट कटवा पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है, क्या उसके अनुरूप अनुसरण करते हुए वो इस तरह का समीकरण साधती हुई नजर आ रही? देखिए, अगर आप देखेंगे, जब कभी मायावती जी का स्टेटमेंट आता है, तो वो कहती हैं कि भाजपा की असली बी टीम कांग्रेस है। जी तो कहने को तो वो ये भी कह देते हैं।
तो इसका क्या मतलब है? लेकिन आपका जो आचरण है वो जताता है कि आप भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। चाहे जी, दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे दूसरे कोई राज्य हो, जहां आपका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं है, वहां पे भी जाके आप इतनी बड़ी तादाद में चुनाव लड़ना जताता है कि आप 1000, 2000, 5000, 10,000 वोट काटने के लिए यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? तो किसी के भी समझ में आता है, किसी को भी थोड़ा भी जो जानकार है राजनीति का, उसको सीधा-सीधा समझ में आता है कि मायावती जी भाजपा के लिए सिर्फ और सिर्फ एक टूल का काम कर रही हैं। जी, तो इसलिए मायावती जी क्या सोच के कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, इस पे पिछली बार भी अभी बात हुई, पहले भी बातें जी, होती रहती हैं। इसके जी, तमाम कारण हैं, उन कारणों में हम नहीं जाना चाहते क्योंकि उनके तथ्य हमारे पास नहीं है। तो जी, इसलिए हमें डिस्कस उन पे नहीं करना है, उनके बारीकी में नहीं जाना है, लेकिन हमें जो सामने दिख रहा है, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। भई अगर आप इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, तो हम तो यही मानेंगे कहीं न कहीं तलवार आपके सिर पे लटकी हुई है, उसके डर में आप कर रहे हैं। अन्यथा कोई क्यों करेगा अपनी पार्टी को बर्बाद, जिसने इतनी मेहनत करके पूरा जीवन लगा के पार्टी बनाई है और वो एकाएक उसको बर्बाद करने पे तुला हुआ है, तो उसका कोई न कोई एक बड़ा कारण है, जिसके कारण वो इस तरह का आचरण कर रहे हैं। मेरा ये मानना है। जी। जी। बिल्कुल, एक सवाल सर ये भी निकल कर आता है कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए जो है राजनीतिक दल तैयारी करते हुए नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ मायावती अपनों से दो-चार होती हुई नज़र आ रही हैं। चंद्रशेखर मजबूत विकल्प के तौर पर नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी तो हालाँकि बहुत लंबा समय है 2027 में, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो जिस तरीके की ये तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, खासकर बसपा की तरफ से चंद्रशेखर बढ़ता हुआ प्रभाव दिखाते हुए नज़र आ रहा है। 2027 तक जाते-जाते अभी के लिहाज से क्या कोई तस्वीर नई बनेगी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लिहाज से या फिर चुनाव जो है जैसा कि पिछली बार भी हुआ इन्हीं दलों के बीच रस्साकसी होती हुई नजर आएगी या बीजेपी को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा क्या लगता है आपको सर 2027 के लिहाज से देखिए, सोवित अगर आप देखें पहली बात तो ये है कि चुनाव में अभी काफ़ी टाइम है बिल्कुल और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है। अभी जैसे देखिए आप दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, तो तत्काल जो जैसे सर्कस होता है कि सर्कस का तंबू यहाँ से उखड़ गया है दिल्ली से और तंबू बिहार बिल्कुल में लगना शुरू हो गया है। अब बिल्कुल बिहार का इलेक्शन होने के बाद में तंबू यूपी में लगना शुरू हो जाएगा, जहां उसके बाद तमिलनाडु में चुनाव है वहां तंबू लगेगा। तो ये क्या होता है भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव पे फोकस करके तमाम साम दाम दंड भेद तमाम रणनीति और तमाम अपनी सारी चीजें लेके चलती है, जिसमें दूसरे जो दल हैं वो बहुत पीछे रहते हैं तैयारियों में। आज भी अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता को चुप थोड़े बैठे हैं। आज भी बिल्कुल वो अपना काम कर रहे हैं धरातल पे और दूसरे दलों के लोग जो है वो अपना घूम रहे हैं इधर-उधर क्योंकि उनको यही नहीं पता कि उनके व्यक्ति को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनकी पार्टी किससे गठबंधन करेगी, उनकी पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनका तो यही रहता है 15 दिन पहले तक। अब 15 दिन जी पहले पार्टी समझौता करती है। अब आपने देखा कि दिल्ली में यही नहीं पता था आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सही बात अब अगर अगर आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में होता तो बात कुछ और होती, नहीं हुआ तो बात कुछ और हो गई। यही तस्वीर हरियाणा में आप देखिए कि जहां आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन होने की बात थी, नहीं हुआ तो तस्वीर पलट गई। तो और भारतीय जनता पार्टी अपने हर तरीके से तैयार थी, वो जीत गई, कम मार्जिन से जीती लेकिन जीती तो सेम परिस्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। अभी आपको ये देखना होगा कि जैसे मैंने कि आपको पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेंगी या कांग्रेस अपना राजनीतिक भविष्य देखते हुए अकेला चुनाव लड़ेगी। क्या रणनीति कांग्रेस की रहेगी उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा अखिलेश यादव के जो हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई हमारी 37 सीटें आ गई हैं, माहौल हमारे पक्ष में बना हुआ है। कहीं जी इस गलतफहमी में वो तैयारियां ना करें और लंबी चौड़ी सूची पहले ही बांट दे, कांग्रेस को पूछे भी ना और कांग्रेस को जी बहाना मिल जाए कहने का भाई हमें पूछा ही नहीं, अब हमें तो जी लड़ना ही पड़ेगा अकेले। तो तमाम बिल्कुल सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी तो उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा और फिर उस तरह की चीजें कई दूसरे वोट कटवा पार्टी वाले लोग भी आएंगे और बिल्कुल चंद्रशेखर जहां नहीं जीत पाएंगे वो कई जगह वोट कटवाए का काम करेंगे और वो सीधा सीधा नुकसान जो है महागठबंधन को होगा। तो जैसा ये वो सारी चुनाव में चीजें लगे थे भी जी जी ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। अगर कोई बड़ी तैयारी उत्तर प्रदेश में विपक्ष नहीं करता है तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से निकालना
विपक्षी दलों के लिए इतना आसान नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के पास 2027 का चुनाव जीतने के लिए फॉर्मूला नया बनाया पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने के बिल्कुल। लिए। संभल से लेके मथुरा तक की यात्रा है। अब वो यात्रा कैसी धार्मिक यात्रा होगी, मथुरा में क्या होगा, मथुरा में जो भगवान बैठे हैं यादवों के, जो यदुवंशी हैं लोग, वो क्या निर्णय लेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगी कि यादवों में चीर-फाड़ कर दी जाए? क्योंकि यादव भी तो हिंदू है ना जी। वो कह देंगे हम जी, तो कृष्ण जन्मभूमि हमारी है और यहाँ पे इन्होंने मस्जिद बना रखी है, तो पता चला सपा का तो हो गया खेल वहीं। जी, अगर ये फॉर्मूला भी नहीं चलता तो भाजपा ने फॉर्मूला 2 भी रखा हुआ है। भाजपा का फॉर्मूला 2 ये है कि वो स्टेट का बंटवारा कर दे, और बिल्कुल, स्टेट का अगर बंटवारा होता है तो जो यादव बेल्ट है उसको कुछ को जो है बुंदेलखंड में डाल दे, कुछ को पश्चिम उत्तर प्रदेश में डाल दे, तो वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा अखिलेश यादव का। बिल्कुल, जब 4 स्टेट बन जाएंगे तो जो सिरदर्दी बनी हुई है और शीर्ष नेतृत्व को बार बार धमकी योगी देते रहते हैं, हिंदू ब्रांड के नेता बने हुए हैं, वो भी सिमट जाएंगे एक राज्य में। और जो बिल्कुल, जाटों की पश्चिम उत्तर प्रदेश की लोगों की मांग है, खासकर जाटों की, किसानों की, वो भी खुश हो जाएंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश बनने से। तो बिल्कुल, एक ही तीर से भारतीय जनता पार्टी कई सारे निशाने साध सकती है। ये फॉर्मूला भी लास्ट में रखा हुआ है अमित शाह ने। तो कल बिल्कुल, को अगर लगेगा कहीं कुछ नहीं हो रहा तो ये फॉर्मूला भी लागू कर दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से उत्तर प्रदेश को निकालना विपक्ष के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। अभी विपक्ष को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। उसको कुछ भी करने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा, अपने लास्ट वाले मतदाता तक पहुंचना पड़ेगा, अपने जी, कील कांटे अभी से तैयार करने पड़ेंगे, तब कुछ सफलता मिल सकती है। अगर वो सिर्फ जी, इंतजार और इंतजार करेंगे तो वो इंतजार करते रह जाएंगे और साइड से खेल हो जाएगा। जी। बिल्कुल। बिल्कुल सर, अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका सर बहुत-बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि विपक्ष को जो है अब धार दिखानी होगी, सड़कों पर उतरना होगा और निश्चित ही तौर पर कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन तस्वीर की अगर बात करें इस वक़्त उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बहन जी कुँवारी मायावती जी, जो बसपा सुप्रीमो है, लगातार जो है उनका मिजाज जो है वो बदला हुआ है और इस बार जो है वो अपनों को ही साइडलाइन करती हुई नज़र आ रही है। क्या वजह है? वो वजह जो है वरिष्ठ पत्रकार हमारे केपी मलिक जी ने स्पष्ट की आपके सामने। हम अन्य मुद्दों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।